फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर आज आप लोगों के साथ HPLC के ऊपर डिस्कशन करूंगा। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में क्रोमेटोग्राफी की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको HPLC के बारे में बताऊंगा, तो आज मैं वो वीडियो लेकर आया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। HPLC मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो आज का जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा आज के सेशन का, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ HPLC, देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसके अलावा कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी यूज़ होती है HPLC के लिए, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके अलावा हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ HPLC। जनरली 4 टाइप का लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मतलब इसमें हम लोग जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड यूज़ करेंगे और स्टेशनरी फेज सॉलिड यूज़ करते हैं या फिर लिक्विड यूज़ करते हैं स्टेशनरी फेज। तो जनरली ये आपकी 4 तरह की होती है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें सबसे पहला है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो कि जनरली होता है सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर होता है। इसके अलावा होता है इसके अंदर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और साइज एक्सक्लूजन और जेल क्रोमेटोग्राफी। तो ये 4 तरह की लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, पार्टीशन, एडजॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज और साइज एक्सक्लूजन। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ HPLC। HPLC स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसे हम लोग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी इसे बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोग पंप यूज़ करते हैं। जो मोबाइल फेज है वो पंप की हेल्प से इस पूरे सिस्टम के अंदर ट्रेवल होता है और मोबाइल फेज कैरी द सैंपल और मोबाइल फेज कैरियर का काम करती है। तो पंप अगर इसमें यूज़ हो रहा है, मोबाइल फेज पंप के थ्रू मूव कर रही है, तो एक प्रेशर जनरेट होगा, हाई प्रेशर, इसीलिए बोलते हैं इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ओवरव्यू की अगर बात करें, HPLC इज ए फिजिकल सेपरेशन टेक्निक इन विच ए सैंपल डिजॉल्व्ड इन लिक्विड इज इंजेक्टेड इनटू ए कॉलम पैक्ड विद ए स्मॉल पार्टिकल्स एंड इज सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट। इसका मतलब है कि ये एक फिजिकल सेपरेशन टेक्निक है। HPLC सेपरेशन टेक्निक है जिसमें क्या होगा कि जो सैंपल है वो इंजेक्ट होगा कॉलम के अंदर। सैंपल इंजेक्ट होता है कॉलम के अंदर। कॉलम जो होगा वो एक स्टेशनरी फेज का काम करता है क्योंकि उसके अंदर पैक्ड स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं जो कि एडजॉर्बेंट का काम करते हैं, स्टेशनरी फेज का काम करते हैं। तो HPLC के अंदर जनरली कॉलम एक मेन पार्ट है। कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज भरा होता है और मोबाइल फेज और आपका ये जो सैंपल है वो सैंपल मोबाइल फेज की हेल्प से उस स्टेशनरी फेज के ऊपर रन करता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड एनालिटिकल टेक्निक फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। और क्वालिटेटिव एनालिसिस हो चाहे क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो, दोनों तरह की एनालिसिस हम लोग HPLC से परफॉर्म कर सकते हैं। एप्लीकेबल टू मैनी सैम्पल टाइप, जैसे बहुत सारे सैंपल हम लोग इससे एनालाइज कर सकते हैं। इसका यूज़ जनरली फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होंगे उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। बायोमोलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंड लेबाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। एनुअल सेल ऑफ HPLC इक्विपमेंट वर्ल्ड वाइड लगभग $1 बिलियन इसका एनुअल सेल है और 1 लाख से ज़्यादा HPLC यूज़ कर रहे हैं आज के दिन में पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, द क्रोमेटोग्राफी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रशियन बोटनिस्ट मिखाइल स्वेट हु सेपरेट द प्लांट पिगमेंट ऑन चाक कॉलम इन 1903। तो जनरली जो मिखाइल स्वेट थे उन्होंने क्या किया था, क्लोरोफिल को सेपरेट किया था। क्लोरोफिल के जो कलर थे उन्हें सेपरेट किया था
इसमें ईथर एज ए मोबाइल फेज यूज़ किया था और कैल्शियम कार्बोनेट इसमें एज ए स्टेशनरी फेज यूज़ किया था। कुछ इस तरह का, जैसा ये इसमें कॉलम दिख रहा है, कॉलम और ये सेपरेटिंग फनल इसे बोलते हैं, ये सेपरेटिंग फनल और ये कॉलम। तो इसमें मोबाइल फेज सेपरेटिंग फनल से इस कॉलम के अंदर जा रही है और इस कॉलम को पैक किया है कैल्शियम कार्बोनेट से। देन उसके बाद अलग अलग कलर को सेपरेट आउट किया था मिखेल स्वेट ने 1903 में। इसके अलावा ब्रिटिश केमिस्ट ATP मार्टिन एंड RLM सिंजे डेवलप्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इन 1942। ATP मार्टिन और RLM सिंजे, इन्होंने क्या किया था, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी 1942 में डेवलप की थी। इसके अलावा मार्टिन एंड A.T. जेम्स डेवलप्ड गैस क्रोमेटोग्राफी इन 1952। Since 1940, chemists use gravity-fed silica column to purify the organic material. 1940 में केमिस्ट्स ने यूज़ किया था सिलिका कॉलम, सिलिका जो कि है कि एड्जॉर्बेंट का काम करती है ऑर्गेनिक मटेरियल को प्यूरिफाई करने के लिए। इन लेट 60 LC liquid chromatography turned high performance with small particles column that require high pressure pump। और 60s में 1960 में क्या किया था, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट हुई थी। इसमें पंप यूज़ करने स्टार्ट कर दिए थे। डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन डिटेक्टर्स अलाउज HPLC टू बिकम ए सेंसिटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर द डाइवर्स एप्लीकेशन। और इसके बाद इसके अंदर और भी कुछ अपडेशन हुआ, जैसे कि इसमें ऑनलाइन डिगेसर अप्लाई कर दिए। तो उससे क्या हुआ कि जो HPLC है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एनालाइट टू बी सेपरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू फेजेस। अगर हम क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो एनालाइट है, ये सपोज ये मिक्सचर था एनालाइट का मिक्सचर था। अब एक कंपोनेंट की एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है, यहाँ दिख रही है, इस कंपोनेंट की एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है, इसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ कम है। तो ये क्या करेगा, ये जिसकी कम एफिनिटी है वो मोबाइल फेज के साथ जल्दी आगे निकल जाएगा, लेकिन जिसकी ज़्यादा एफिनिटी है वो स्टेशनरी फेज के साथ स्टेबल होगा। तो ये स्लो मूव करेगा और ये वाला कंपोनेंट फास्ट मूव करने वाला है। तो इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एनालाइट टू बी सेपरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू फेजेस। दो फेज में रहता है जनरली एनालाइट, एक मोबाइल फेज दैट इज मूवेबल फेज फ्लोइंग लिक्विड एंड ए स्टेशनरी फेज जो कि होता है एक पैक्ड कॉलम विद पोरस पार्टिकल। द ऑनलाइन डिटेक्टर monitor the concentration of each eluting component and generate a trace called a chromatogram। फिर जैसे ही जो एनालाइट आगे निकल गया वो जाएगा सीधा डिटेक्टर के अंदर। फिर डिटेक्टर क्या करता है, एक सिग्नल जनरेट करता है और वो सिग्नल, उस सिग्नल को ही हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम कुछ इस तरह का रहेगा, कुछ ऐसा क्रोमेटोग्राम रहेगा, कुछ इस तरह का आता है क्रोमेटोग्राम। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं हम लोग, जैसे कि जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है HPLC के लिए, जैसे कि रिटेंशन टाइम क्या होता है, पीक विड्थ क्या होती है, कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, इसके अलावा कॉलम एफिशिएंसी या नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स क्या है, इसके अलावा रिजोल्यूशन क्या होता है और रिलेटिव रिटेंशन क्या होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग रिटेंशन टाइम की। रिटेंशन टाइम मतलब होता है कि आपका सैंपल जब इंजेक्ट हुआ, यहाँ से इंजेक्ट होने के बाद ये कॉलम के अंदर एंटर किया, कॉलम से फिर ये पहुँचा डिटेक्टर के अंदर। जैसे डिटेक्टर में पहुँचा, ये डिटेक्टर में जैसे ही पहुँचा तो ये एक सिग्नल देगा जिसे हम पीक बोलते हैं। ये क्या है, एक सिग्नल है, दिस इज द सिग्नल ऑफ द डिटेक्टर, इसे पीक बोलते हैं। तो कितनी देर ये कॉलम के अंदर रिटेन रहा, वही इसका रिटेंशन टाइम है।
जैसे कि ये दिख रहा है, ये इंजेक्ट होने से और डिटेक्टर में पीक आने तक, इसे हम टी आर बोलते हैं, दैट इज़ द रिटेंशन टाइम। और टी नोट दैट इज़ नॉन रिटेंशन टाइम, इसे हम नॉन रिटेंशन टाइम बोलते हैं, मतलब सोल्यूट पार्टिकल आपका अभी रिटेन नहीं हुआ। तो ये जो रिटेंशन टाइम है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द HPLC। सो नेक्स्ट इज कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर K is measure of peak retention or how many times the peak is retained versus unretained peak। मतलब कि कितनी देर आपका पीक रिटेन रहा है, पीक कितनी देर रिटेन रहा है, वही है उसका रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर K इज इक्वल टू टी आर माइनस टी नोट, दैट इज़ द टी आर। यहाँ से यहाँ तक पीक आपका रिटेन रहा, दैट इज़ द टी आर, ये वाला रिटेंशन टाइम टी आर। यहाँ से इंजेक्ट होने के बाद से लेके और जब तक पीक मैक्सिमा तक पहुँची, दैट इज़ द टी आर, इसे बोलते हैं रिटेंशन टाइम। और टी नोट दैट इज़ द नॉन रिटेंशन टाइम, जब आपका पीक रिटेन नहीं हुआ, इसे हम बोलते हैं नॉन रिटेंशन टाइम, टी नोट। तो फॉर्मूला रहेगा K इज इक्वल टू टी आर माइनस टी नोट ओवर टी नोट। फिर उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स या कॉलम एफिशिएंसी। नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स या कॉलम एफिशिएंसी। तो प्लेट नंबर इज ए मेजर ऑफ कॉलम एफिशिएंसी। नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट से पता चलता है कि आपका जो कॉलम है जो आप यूज़ कर रहे हो वो कितना एफिशिएंट है, कितनी एफिशिएंसी है उसकी। जितनी ज़्यादा थ्योरेटिकल प्लेट्स होगी उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट कॉलम होगा, उतनी ही पीक सिमेट्री आएगी। सिमेट्री मतलब सीधी पीक आएगी, उसमें टेलिंग नहीं आएगा। तो इसकी नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं N इजिकल टू 16 टी आर, मतलब रिटेंशन टाइम डिवाइड बाई पीक विड्थ। पीक विड्थ ये वाली पीक विड्थ, रिटेंशन टाइम दैट इज टी आर डिवाइड बाई पीक विड्थ, इसका होल ट्वाइस। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। जैसे ये दिख रहा है, जो रिटेंशन टाइम है दैट इज़ 135 मिनट डिवाइड बाई 10 इज़ द पीक विड्थ, इसका होल ट्वाइस। तो ये निकल का आया 2916 इज़ द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स होगी उतना ही ज़्यादा कॉलम एफिशिएंट होगा, और जितना ज़्यादा कॉलम एफिशिएंट होगा उतना ही अच्छा सेपरेशन होगा कंपोनेंट के बीच में। फिर उसके बाद बात करते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन मतलब होता है दो पीक के बीच में सेपरेशन कितना है, दैट इज़ द रिजोल्यूशन। दो पीक के बीच में सेपरेशन कितना है उससे हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो रिजोल्यूशन को हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू टी आर वन माइनस टी आर टू डिवाइड बाई W1 प्लस W2, इसे बोलते हैं W1 प्लस W2। टी आर वन माइनस टी आर वन मतलब रिटेंशन टाइम ऑफ फर्स्ट पीक माइनस रिटेंशन टाइम ऑफ सेकेंड पीक डिवाइड बाई W1 पीक विड्थ प्लस W2 सेकेंड पीक विड्थ। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं रिजोल्यूशन। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा इसका मतलब उतना ही अच्छा सेपरेशन है। तो रिजोल्यूशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ सिस्टम सूटेबिलिटी पैरामीटर। और रिजोल्यूशन कभी भी 2 से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 2 होना चाहिए रिजोल्यूशन, दो पीक के बीच में सेपरेशन। इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज़ करते हैं जब हम HPLC परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एनालाइट क्या होता है? एनालाइट इज़ द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड ड्यूरिंग द क्रोमेटोग्राफी। जब आप क्रोमेटोग्राफी करते हो तो उसमें जो सेपरेट होता है, जो सब्सटेंस सेपरेट होता है उसे ही हम एनालाइट बोलते हैं, या जिस केमिकल की हमें एनालिसिस करनी होती है उसे ही हम एनालाइट बोलते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम क्या है? क्रोमेटोग्राम इज़ द विजुअल आउटपुट ऑफ द क्रोमेटोग्राफ। किसी भी क्रोमेटोग्राफ का विजुअल आउटपुट दैट इज द क्रोमेटोग्राम। इन द केस ऑफ एन ऑप्टिमल सेपरेशन, डिफरेंट पीक और पैटर्न ऑन द क्रोमेटोग्राम correspond टू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेपरेटेड मिक्सचर। तो क्रोमेटोग्राम क्या है कि जो भी आपका पीक दिख रहा है, रिटेंशन टाइम, ये सब कुछ क्रोमेटोग्राम के अंदर आता है। इसके बाद क्रोमेटोग्राफ क्या है?
क्रोमेटोग्राफ इज़ द इक्विपमेंट जिसके ऊपर हम लोग क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं, जैसे HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो जो इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ हो रहा है HPLC के लिए उसे हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफ। और एक होता है क्रोमेटोग्राफर। क्रोमेटोग्राफर क्या होता है, जो कि उस HPLC को, उस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करता है, उसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफर। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है जो यूज़ होती है जब आप क्रोमेटोग्राफी करते हैं कोई भी। सो अभी हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HPLC के इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहला है, सबसे ऊपर होता है, ये होता है सॉल्वेंट रिजर्वायर। यहाँ पे आप अपने मोबाइल फेज रखते हैं, मोबाइल फेज हम लोग बनाते हैं, मोबाइल फेज यहाँ पे रखते हैं, सॉल्वेंट रिजर्वायर इसे बोलते हैं। देन उसके बाद यहाँ से ये जाते हैं डिगैसर के अंदर, इसे बोलते हैं डिगैसर, ऑनलाइन डिगैसर। यहाँ पे क्या होता है, मोबाइल फेज डिगैस होता है, मोबाइल फेज डिगैस होता है। इसके बाद यहाँ से मोबाइल फेज ट्रेवल करके पहुँचता है सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व के अंदर, सॉल्वेंट मिक्सिंग वाल्व के अंदर पहुँचता है मोबाइल फेज। देन उसके बाद यहाँ से मोबाइल फेज पहुँचता है पंप के अंदर, फिर पंप से पहुँचता है ये पर्ज वाल्व के अंदर, इसे बोलते हैं पर्ज वाल्व। फिर पर्ज वाल्व से पहुंचता है मोबाइल फेज प्री कॉलम के अंदर, इसे बोलते हैं प्री कॉलम। प्री कॉलम में मोबाइल फेज पहुंचता है। प्री कॉलम का काम होता है जनरली कि जो मोबाइल फेज के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है उन इम्प्योरिटीज़ को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। देन उसके बाद मोबाइल फेज पहुंचता है इंजेक्टर लूप के अंदर, यहाँ पे इंजेक्शन लूप के अंदर। फिर इंजेक्शन लूप से होता हुआ पहुंचता है वो कॉलम के अंदर, एनालिटिकल कॉलम के अंदर। ये है कॉलम, कॉलम के अंदर पहुंचता है। फिर कॉलम के बाद ये पहुंचता है डिटेक्टर के अंदर, फिर उसके बाद पहुंचता है मोबाइल फेज डिटेक्टर के अंदर। तो जनरली होता क्या है कि जब आपका इंजेक्शन लोड हो रहा होता है, जब आप इंजेक्शन सैंपल कंपार्टमेंट से, यहाँ पे सैंपल कंपार्टमेंट होगा, तो सैंपल कंपार्टमेंट से जब इंजेक्शन लोड होता है तो लोडिंग पोजीशन में मोबाइल फेज कंटिन्यू सॉल्वेंट रिजर्वायर से, डिगैसर से होता हुआ, मिक्सिंग वाल्व से होता हुआ पंप से पर्ज वाल्व से प्री कॉलम से डायरेक्ट इधर कॉलम के अंदर जाता रहेगा, कॉलम से फिर डिटेक्टर में जाएगा। लेकिन जब इंजेक्शन लोड होने के बाद इंजेक्ट पोजीशन में आता है, इंजेक्ट पोजीशन में आएगा तो ये लूप चेंज हो जाएगा, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे कि मोबाइल फेज आपका सॉल्वेंट रिजर्वायर से, डिगैसर से होता हुआ मिक्सिंग वाल्व से, देन उसके बाद पंप से पर्ज वाल्व से, फिर उसके बाद प्री कॉलम में पहुंचेगा। प्री कॉलम से पहुंचने के बाद अब यहाँ से ये लूप चेंज हो जाएगा, ये लूप पहुंचेगा कहाँ, इस इंजेक्ट पोजीशन तक पहुंचेगा। इंजेक्ट पोजीशन में पहुंचने के बाद ये लूप डायरेक्ट यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से ये मोबाइल फेज अपने साथ इस इंजेक्शन को लेकर जाएगी, ट्रैवल करेगी। देन उसके बाद ये इंजेक्शन पहुँचेगा कॉलम के अंदर, फिर कॉलम के अंदर उस इंजेक्शन का सेपरेशन होगा अकॉर्डिंग टू एफिनिटी विद द स्टेशनरी फेज। जिस कंपोनेंट की एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी वो स्लो मूव करेगा, जिस कंपोनेंट की एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ कम होगी वो फास्ट मूव करेगा। फास्ट मूव करके वो डिटेक्टर के अंदर पहले पहुंचेगा और जैसे ही वो डिटेक्टर के अंदर पहुंचा, डिटेक्टर के अंदर पहुंचने के बाद फिर वो पहुंचेगा रिकॉर्डर के अंदर। नहीं, सैंपल तो फिर वेस्ट में चला जाएगा। देन जो सिग्नल होगा वो जाएगा रिकॉर्डर के अंदर, कुछ इस तरह से सिग्नल, कुछ इस तरह का सिग्नल पहुंचेगा रिकॉर्डर के अंदर। फिर ये सिग्नल से हम लोग इंटीग्रेशन पैरामीटर लगा के इसके अंदर
इन पीक को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने सैंपल को कि कितना मेरा सैंपल है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है और कौन सा मेरा सैंपल है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन क्या है HPLC का, इसके अलावा उसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि HPLC को कैसे कैलिब्रेट करना है, कैसे उसका कैलिब्रेशन करना है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।